हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोप्स के बारे में। मतलब कि ये जो टॉपिक है वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपका फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना था वैदिक बॉटनी और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में। वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट किए हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो हम यहाँ की वीडियो में डिस्कस अभी तक क्या कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोस्कोपी वर्ड्स का मीन क्या है, माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ लेंस के हिसाब से देखें तो माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम लोग छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, और ये जो टेक्निक होती है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को बड़ा करके हम देख सकते हैं उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमें माइक्रोस्कोपी की नीड्स क्या है, क्यों माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप्स के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बॉटनिकल में, बायोलॉजिकल में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, एजुकेशन में और मेडिकल फील्ड में इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे अपनी इसकी प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आपको पहले वो वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि हमको क्या करना है कि चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में या इस यूनिट में हमको ये चीज़ें इस वे में पढ़नी है। तो उस वीडियो को देख लेंगे। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और टर्म्स के बारे में जो कि आपको माइक्रोस्कोपी पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। जैसे होता है क्या कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे बेसिक्स होते हैं। आप कोई टॉपिक ही पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे बेसिक्स होते हैं। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे बेसिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिक का मतलब क्या कि ऐसी चीज़ें जो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करें। लाइक आप जाके आगे के माइक्रोस्कोप के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं बीच में लिखा हो गया कि मोनोकुलर माइक्रोस्कोप्स या फिर मोनोकुलर वर्ड्स का यूज़ किया रहा तो आपको इस वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, तो आपको आगे की चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगेंगी। इसलिए हमने क्या किया है कि पहले हम छोटी छोटी चीज़ें लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले रखा है ताकि आपको आगे की जब आप टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़े तो वहाँ पर आपको चीज़ें पढ़ना आसान हो। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो है मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। देखिए हमने आपको बताया होगा या अगर आप जानते होंगे कि जहाँ पे भी मोनो वर्ड यूज़ हुआ रहता है उसका मतलब होता है वन। अगर कहीं पे भी लाइक बायो में, केमिस्ट्री में कहीं पे भी मोनो वर्ड होता है या फिर यूनी वर्ड यूज़ होता है, चाहे यूनी वर्ड यूज़ हो चाहे मोनो वर्ड यूज़ हो, तो वहाँ पे उसका मीन्स होता है वन। तो यहाँ पे मोनो ऑकुलर, यहाँ पे डबल ओ रहता है तो इंग्लिश के रूल के हिसाब से एक ओ रखा गया है जो कि इसके भी मोनो को भी कंप्लीट करता है, इसके ऑकुलर को भी। तो ऑकुलर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ऑकुलर लेंस मतलब वो लेंस जो आपकी आँख के पास होता है। लाइक आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो एक लेंस जो है वो आपके आँख के पास होता है और एक लेंस जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो इस तरीके से कई प्रकार के लेंसेज होते हैं। तो मोनोकुलर लेंस क्या होता है, एक वो लेंस जो कि आपके आँख के पास प्रेजेंट होता है। ऐसे जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। जैसे ये माइक्रोस्कोप आप देखिए तो यहाँ पे ये वाली जो लेंस है, जो यहाँ पे लेंस लगी है, इसको कहेंगे आई पीस या फिर ऑकुलर लेंस, आई पीस या फिर इसको कहेंगे ऑकुलर लेंस। तो यहाँ पे ऑकुलर जो लेंस है इसका नंबर कितना है, वन है, मतलब मोनो है। तो ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें आई पीस या फिर ऑकुलर जो लेंस होते हैं उनकी संख्या एक होती है उसको कहते हैं मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो वही चीज़ यहाँ पे वर्ड में लिखा है, द टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कि ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक लेंस लगे होते हैं। अगर यहाँ पे ऑकुलर माइक्रोस्कोप जो मोनो ऑकुलर है इसमें अगर ऑकुलर माइक्रोस्कोप में ऑकुलर लेंस है तो इसका मतलब इसके पास ऑब्जेक्टिव लेंस भी होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट के पास प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो लेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है कंडेंसर के पास, जो लाइट को कंडेंस करता है उसको कहते हैं कंडेंसर
लेंस। तो इस तरीके से इसका मतलब कि इसमें एक से ज्यादा लेंस है तो ऐसे माइक्रोस्कोप को क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है। तो वही दिया है कि द टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच हैव वन आई पीस, मतलब जिसके पास जो ऑकुलर लेंस होते हैं उसकी नंबर जो है एक होता है, तो ऐसे लेंस को कहते हैं मोनोकुलर लेंस या फिर मोनोकुलर माइक्रोस्कोप्स। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, इसमें दिया है बाइनोकुलर, मतलब कि जहां बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, जब मोनो का मतलब एक होता है तो बाई का मतलब क्या होगा, टू होगा। तो अगर आपको मोनोकुलर पता है तो बाई ऑकुलर अगर दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो आई पीसेस होते हैं या फिर जो ऑकुलर लेंस होते हैं उनका नंबर 2 होता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप देखिए, एक ये है और सेकंड वाला ये है, तो ये जो ऑकुलर लेंस है या जिसको आई पीस कहते हैं इनका नंबर कितना है, 2 है। तो इनके नंबर के हिसाब से माइक्रोस्कोप का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको कहते हैं बायोनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो वही चीज दिया है, द टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच हैव 2 आई पीसेस इज कॉल्ड बायोकुलर माइक्रोस्कोप। तो इसी तरीके से ट्राई, टेट्रा, पेंटा कुछ भी हो सकता है। तो बस ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखे जितना भी उसके आगे नंबर लिखा रहेगा उतने जो है इसमें ऑकुलर लेंस होते हैं। तो ये बात समझ में, ये टर्म समझ में आए। उसके बाद क्या दिया है कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसके जो मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है अगर किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तो उसमें 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें वो होती हैं, एक होता है लाइट और दूसरा होता है लेंस। अगर आप किसी चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो क्या बिना लाइट के प्रेजेंस में आप किसी भी माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ देख सकते हैं, नहीं। अगर आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो जब आप लेंस रखते हैं तो लेंस को ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे डायरेक्ट लाइट आती हो, चाहे वो सन लाइट हो, चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, कोई भी लाइट हो, बट लाइट का वहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट क्या है, ये मेजर कंपोनेंट है किसी भी चीज़ को सीन करने के लिए, मेजर कंपोनेंट टू विजुअलाइज एनीथिंग, टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स। अगर आप अपने सिंपल आँख की भी बात करें तो मान लीजिए ये आँख की वजह से हम जो है कि बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, तो उससे भी अगर आप अंधेरे, बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं तो आपको क्या दिखता है कि कहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें नहीं दिखती, वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होती है, बट फिर भी आप लाइट के एब्सेंस में वो चीज़ें नहीं देख सकते। तो इस तरीके से जो मेन कंपोनेंट है माइक्रोस्कोप्स का वो है लाइट और दूसरा क्या है, लेंस। जितनी अच्छी क्वालिटी के लेंस होंगे, जितनी अच्छी मैग्निफिकेशन पावर वाले लेंस होंगे, आपका जो माइक्रोस्कोप है वो उतना ही अच्छा माइक्रोस्कोप या वो वस्तु को उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करके आपको दिखा सकता है। तो माइक्रोस्कोप्स के 2 इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट, बिल्कुल मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक लाइट होता है, दूसरा क्या होता है, लेंस। तो इतनी बात समझ में, लाइट और लेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, जितनी अच्छी मैग्निफिकेशन पावर होगी। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि आप जिन्हें जब लैब में प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो लेंसेज के ऊपर लिखा रहता है ये 10x है, ये 50x है, ये 20x है। तो यहाँ पे x का मतलब क्या कि अगर ये 10x है मतलब कि ये किसी ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर का है तो आप उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो आपको 100 सेंटीमीटर का दिखेगा। अगर किसी पे लिखा है कि ये 20 मैग्निफिकेशन पावर है, इसका 20x लिखा है तो इसका मतलब ये वस्तु को 20 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। अगर 50 लिखा है तो 50 गुना, 100 लिखा है तो 100 गुना, 1000 लिखा है तो 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। तो ये क्या, उसके मैग्निफिकेशन पावर का मतलब क्या कि वो वस्तु को जितनी उसकी एक्चुअल जो उसकी साइज है उससे उतना बड़ा करके दिखा सकता है, उतना बड़ा करके आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप का ये है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। माइक्रोस्कोप्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप का अभी हमने एक टाइप देखा था नंबर ऑफ लेंस के हिसाब से, कि लेंस का जो नंबर है उसके हिसाब से माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के हैं। अब हम क्या देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या कि जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने देखा जो सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था, वो इस बेसिक पे बांटा था कि उसके अंदर एक लेंस है या 2 लेंस है, मतलब कि एक लेंस है या एक से अधिक लेंस है। तो उसके हिसाब से हमको माइक्रोस्कोप कितने मिले थे, 2 प्रकार के, एक जो सिंपल, एक कंपाउंड। अगर हम देखें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या, जिसकी वजह से आपको चीजें विजुअलाइज हो रही है, जिसकी वजह से आप चीजों को देख पा रहे हैं। अगर ऐसे जो है कि इस हिसाब से हम लोग माइक्रोस्कोप को डिवाइड करें तो जो सबसे मॉडर्न माइक्रोस्कोप जो अभी मतलब कि मार्केट में है, उन सारे माइक्रोस्कोप को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल
लाइट माइक्रोस्कोपी, जिसको ऑप्टिकल कहिए चाहे लाइट माइक्रोस्कोपी कहिए। ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या, जो नॉर्मल विजिबल लाइट है, जैसे यहाँ पे लाइट से जो जल रही हैं या नॉर्मल जो सन लाइट्स होती, कोई भी जो नॉर्मल लाइट होती है उसकी प्रेजेंस में अगर आप किसी भी स्पेसिमेन को देख पा रहे हैं किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तो उसको कहते हैं क्या, ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब कि इसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होगा वो क्या होगा, लाइट। मतलब क्या, लाइट जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होगा जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका मतलब कि इसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जैसे क्या होता है ना कि ऐसे माइक्रोस्कोप में कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराई जाती है थ्रू द स्पेसिमेन, तो उसकी वजह से कुछ प्रिंट्स और कुछ ग्राफ्स जो है हमको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके का रहा होगा, या फिर जो भी चीज़ें वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से स्टेन बनाया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज किया जाता है। तो जो जो माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में दिया गया उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि लाइट के प्रेजेंस में जिस माइक्रोस्कोप के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप में हमें किसी भी चीज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ऐसे माइक्रोस्कोप के कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लास्ट में क्या है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है प्रोब्स को। प्रोब की सहायता से जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद उसकी जो इमेज है वो हमको देखने को मिलती है। ऐसे जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनको कहते हैं स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। समझ में आया इतना कि 3 प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के हिसाब से। पहला ऑप्टिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो स्कैन प्रोब माइक्रोस्कोप। 3 है, लाइट, इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। अगर हम इसी में और देखें, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कई प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, लाइक जब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो हमारा जो उसका स्पेसिमेन जो होता है वो डार्क कलर में होता है, उसके जो सराउंडिंग होते हैं वो हमको ब्राइट कलर के दिखते हैं। उसी तरीके से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो सराउंडिंग होता है वो ब्लैक होता है, जो आपका स्पेसिमेन होता है वो जो आपने स्टेन दिया होता है, जब आप कल्चर प्रिपेयर करते हैं तो जो आप स्टेन बनाते हैं उस हिसाब से आपको दिखता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। उसी तरीके से कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी होती है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है। बहुत डिफरेंट टाइप की ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मतलब कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें से कुछ टाइप्स आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको फेज कॉन्ट्रास्ट पढ़ना है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आपको पढ़ना है ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेकंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है मतलब जिसकी वजह से आप वस्तुओं को देख पा रहे हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन सारी माइक्रोस्कोपी दोनों जो है दोनों टाइप जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TEM माइक्रोस्कोपी, मतलब TEM कहते हैं, और इसको जो है SEM कहते हैं। इसका क्या प्रिंसिपल होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को सेंड किया जाता है, कैसे इसका स्पेसिमेन बनाया जाता है, कैसे उसको स्टेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए हर जो माइक्रोस्कोपी है उसकी कोई एक स्पेशल क्वालिटी होती है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो आपको विजुअल फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, लाइक मतलब वो लिविंग फॉर्म में नहीं रहेगा। जब आप इसकी स्टेनिंग करते हैं, जब इसका मतलब कि स्पेसिमेन बनाते हैं, तो इसके जो स्पेसिमेन्स होते हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लिविंग कंडीशन में नहीं रह पाते हैं। तो अगर आपको किसी लिविंग थिंग का मतलब कि एग्जामिनेशन करना है कि वो लिविंग अवस्था में कैसी होती है, तो आपको लाइट माइक्रोस्कोपी को यूज करना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से चीजें मतलब विजुअलाइज की जाती हैं वो क्या होती हैं, वो लिविंग फॉर्म में उनका विजुअलाइजेशन, क्योंकि स्टेन करने की जो प्रक्रिया होती है, जो स्पेसिमेन बनाने की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे इनका जो है कि लिविंग मटीरियल डेड हो जाता है, मतलब वो लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी में जब हम प्रोब का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके अपने जो रिजल्ट लेते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, एटम फोर्स माइक्रोस्कोपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में AFM कहते हैं। तो ये नॉर्मल सा इसका क्लासिफिकेशन है। इसके जितने भी प्रकार के आपको माइक्रोस्कोप डिटेल में पढ़ने हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यही चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें लाइट को यूज़ किया जाता है विजुअलाइज ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कि इल्यूमिनेशन के लिए आपका जो सोर्स ऑफ मतलब इल्यूमिनेशन होता है वो लाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन होता है, और स्कैनिंग प्रोब में क्या होता है कि विजुअलाइज करने के लिए जो चीज़ें होती है वो प्रोब होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, हम आगे की चीज़ें देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है माइक्रोस्कोप्स की।
मतलब कि इसकी जैसे कि माइक्रोस्कोप बना तो जो आज का अभी का एडवांस माइक्रोस्कोप जो आपने लैब में देखते हैं या फिर जो अच्छे लैब्स में होते हैं, जो अच्छे रिसर्चर के पास होती है, वो सारे माइक्रोस्कोप उनका फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे कि कांच की जो क्रिस्टल्स होते हैं उसका यूज़ करते थे चीज़ों को बड़ा छोटा करके देखने में, जैसा कि आप आज का सिंपल माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। वैसे ही पहले धीरे धीरे चीज़ों को लोगों ने बड़ा करके मिरर के हिसाब से देखने का स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक के साथ दूसरे का अरेंजमेंट करके, दूसरे के साथ तीसरे का अरेंजमेंट करके अलग अलग टाइप से एडवांस फॉर्म के आज के आपके माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री तो इसकी भी हुई कि मतलब इसका जन्म कैसे हुआ था, मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, उसी तरीके से पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो माइक्रोस्कोप था उसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट सेंचुरी पीपल इज स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स टू क्रिस्टल्स एंड दीज क्रिस्टल्स इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। आज भी जो लेंस होते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो क्या है कि जब मतलब कि जब स्टार्ट हुआ था मैग्नीफाइंग लेंस से क्रिस्टल से चीज़ों को बड़ा करके देखना, तो ऐसे जो ग्लासेस होते थे उसको क्या कहते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये डिस्कवरी के बारे में जो चैगरिक जैनसन थे और उनके जो फादर थे, इन दोनों ने मिल के जो है कि सबसे पहला दुनिया का माइक्रोस्कोप बनाया था। और जो है कि ये जो डिस्कवरी हुई थी वो 1595 में हुई थी। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जो सेल की डिस्कवरी की गई थी वो किसी साइंटिस्ट ने की थी जिसका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन इन्होंने जो सेल देखा था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। इन्होंने बताया था कि जो सेल होते हैं वो बी हाइव की तरह होते हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देते हैं। तो इन्होंने सेल का जो पार्ट देखा था वो सेल वॉल था। इन्होंने सेल वॉल क्यों देखा था, क्योंकि इन्होंने जो स्पेसिमेन लिया था, जो ऑब्जेक्ट लिया था, वो प्लांट की छाल को लिया था, मतलब जैसे कॉर्क ऑफ प्लांट्स कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो मतलब कि मैग्नीफिकेशन थोड़ी हाई थी उस टाइम के माइक्रोस्कोप की, 13x थी, मतलब वो वस्तु को अपने उसके साइज से 30 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। वो सबसे पहले किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने बनाया था। तो क्या दिया है, रॉबर्ट हुक फॉर्म इन 1665, मतलब 1665 में रॉबर्ट माइक्रोस्कोप ने फॉर्म किया था एक माइक्रोस्कोप विद मैग्निफिकेशन इज 13x, मतलब कि जिसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी, 30x थी, मतलब कि वो वस्तु को 30 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। एंड इज यूज्ड टू सी बार्क ऑफ प्लांट एंड डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल विच इज एक्चुअली सेल वॉल। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी वो एक्चुअली में लिविंग सेल्स नहीं था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले सेल जैसे किसी भी चीज़ का वर्णन किया था, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं कि इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने अपनी मैग्निफिकेशन की जो इन्होंने लेंस बनाई थी जिसका मैग्निफिकेशन 30x था, उसके हिसाब से इन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिसको कहते हैं लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने क्या किया था कि इन्होंने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था वो उस टाइम का सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन वाला जो है कि माइक्रोस्कोप था। इनके माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 300x थी, मतलब ये वस्तु को 300 गुना करके दिखा सकती थी। तो सबसे पहले अगर सेल की डिस्कवरी किसने की, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप रॉबर्ट हुक के साथ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, मतलब जीवित कोशिका की डिस्कवरी सबसे पहले कितने की, तो उसमें आप लीवेनहॉक के साथ जाएंगे। मतलब कि जो कोशिका को जीवित फॉर्म में खोजा था, मतलब उनकी लिविंग स्टेज में जिस साइंटिस्ट ने खोजा था वो थे लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था कि जो लीवेनहॉक थे फॉर्म अ माइक्रोस्कोप विद द मैग्निफिकेशन इज 300x। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी, मतलब वस्तु को बड़ा करके दिखाने की जो उसकी क्षमता थी वो 300 गुना थी। उसके बाद एंड डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग ऑब्जर्व, मतलब कि इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लाइक उन्होंने सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को देखा था। जो रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी आप देखते हैं या ब्लड की कोई भी सेल्स के बारे में सबसे पहले जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही देखा था। उसके बाद पॉन्ड ऑर्गेनिज्म, उन्होंने क्या किया था कि जो नॉर्मल पॉन्ड्स होते हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी आपको पता है कि उसमें एल्गी है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है। पहले लोगों को इतना सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सबसे पहले पानी, पॉन्ड्स के वाटर को ये लेके आते हैं और अपने लैब में एज ऑब्जेक्ट की तरह रख के उसका स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं। उसके बाद उनको उसमें बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी खोज की थी। मतलब बैक्टीरिया को सबसे पहले देखने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, वो भी लीवेनहॉक थे। हम अभी जो आपका जो सेकंड यूनिट है वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया को जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि बैक्टीरिया की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ इन्होंने देखा था। इन्होंने अपनी ही स्टूल में, मतलब कि इनका जो फीकल मैटर था उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कि परजीवी या जिसे आप कह सकते हैं पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म का भी डिस्कवरी किया था और उसके बारे में इन्होंने नॉलेज दी थी। क्यों ऐसा वो क्यों कर पाए थे, क्योंकि उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी इनकी लेंस की वो काफ़ी हाई थी, 300x। उस टाइम पे 300 गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ों को करके दिखाना, इनके पास ही वैसे माइक्रोस्कोप थे। तो एक बार अभी इनकी इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप थी तो एक बार माइक्रोस्कोप को भी देखना चाहिए। तो 2 माइक्रोस्कोप है आपके पास यहाँ पे।
ये माइक्रोस्कोप जो है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये जो माइक्रोस्कोप है ये बनाया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। तो ये इनका माइक्रोस्कोप है। और इधर वाला जो माइक्रोस्कोप है वो किसका है? रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, मतलब कि एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। तो ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है और ये जो है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का माइक्रोस्कोप है। तो इतनी बातें समझ में आई। अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ जो है कि टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। देखिए माइक्रोस्कोपी है, हमको समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि वस्तुओं को बड़ा करने की उनकी जो क्षमता होती है, लाइक किसी की 300 है, किसी की 300 है, किसी की 1000 है, किसी की 100 है, तो वो किस बात पर डिपेंड करती है कि आखिर वस्तुओं की मैग्नीफिकेशन पावर या माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे पहले, कि माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब वो किस सिद्धांत पे काम करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो है हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये लिखा है रिजॉल्विंग पावर, शायद आपको ना दिख रहा हो, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। देखिए रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत पास पास में है, आप अपनी नॉर्मल आइज से देख के नहीं बता सकते कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, इनको क्लियर अलग अलग विजुअलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट इतने दूर पे है, दूसरा जो है इतनी दूर पे है, मान लीजिए उसको ऐसे अंडर कर लेते हैं। तो अगर ये दो बहुत पास पास के जो ऑब्जेक्ट हैं, ये अगर जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मैग्नीफिकेशन लेंस वाले जो माइक्रोस्कोप होंगे, वो सबसे पास प्रेजेंट मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको अलग अलग विजुअलाइज करने की उनके पास क्षमता होती है, उसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। मतलब रिजॉल्व करना, उनकी रिजॉल्व करने की क्षमता क्या होती है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग करके। तो वही चीज़ एक बार आपको सेंटेंस में समझा देती है, उसके बाद आपको ड्रॉ करके देखा जाएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिफाइन दैट, जो रिजॉल्विंग पावर होती है किसी माइक्रोस्कोप की, वो डिफाइन करता है दैट टू क्लोज प्रेजेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि डिफरेंशिएशन इफ द इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज, मतलब कि देखिए नॉर्मली सिंपल चीज़ें यही दी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, तो उस माइक्रोस्कोप की क्षमता है कि वो दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह दिखा सकता है, या फिर वो दोनों बिल्कुल पास पास के ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। अगर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखते हैं कि दोनों, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी एक माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो इसका मतलब कि वो जो माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर या उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो अच्छी है। लेकिन अगर आपको दो ऑब्जेक्ट हैं वो 1 सेंटीमीटर पे हैं, लेकिन किसी ऐसे माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर नहीं पता चलता कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ऐसे जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके कहते हैं कि इनकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत कम होती है। तो हमारे लिए अच्छा माइक्रोस्कोप वही है जिसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो, मतलब वो चीज़ों को अलग अलग करके विजुअलाइज कर सके। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इफ द इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज ब्लर, मतलब कि अगर दो क्लोज ऑब्जेक्ट का जो इमेज आपको फाउंड होता है माइक्रोस्कोप से वो ब्लर है, मतलब क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब कि जो माइक्रोस्कोप है उसके पास रेजोल्यूशन पावर जो है बहुत कम है, मतलब वो अच्छी क्षमता वाला माइक्रोस्कोप्स नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो उन्होंने कॉर्क सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, उनकी जो माइक्रोस्कोप की क्षमता थी वो 13x थी। अगर वो अच्छी माइक्रोस्कोप होते तो शायद सेल वॉल के अंदर कुछ उनको नॉन लिविंग मटेरियल या कुछ जो स्टोर्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें उसमें टैनिन वगैरह स्टोर होते हैं, शायद उन्होंने वो सारी भी चीज़ें देखी होती, लेकिन उनकी रेजोल्यूशन पावर्स इतनी अच्छी नहीं थी। अगर जो आजकल के माइक्रोस्कोप, जैसे ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि आप नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, ताकि तभी वो बहुत ज़्यादा छोटे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में भी आपको क्लियर नॉलेज दे पाता है। उसी तरीके से दिया है, इफ़ द इमेज ऑफ टू क्लोज प्रेजेंट ऑब्जेक्ट इज क्लियर, अगर दो पास में प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट है उनके जो इमेजेस हैं वो क्लियर हैं, तो इसका मीन्स है कि दे आर गुड इन रेजोल्यूशन पावर, मतलब कि उनकी जो रेजोल्यूशन पावर्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट इज मिनिमम डिस्टेंस डिफ्रेंशिएटेड मैक्सिमम, मतलब कम से कम दूरी को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन, मतलब जैसे जितनी कम से कम दूरी में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को जितना दूर अगर मैग्नीफिकेशन मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसको कहेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है माइक्रोस्कोप्स की। जैसे आप लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर करके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो हाई होती है, और जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो
कम होती है। उसके बाद एक और टर्म आता है लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन। ये दोनों क्या होते हैं ना कि एक दूसरे के जो है कि एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। तो इसमें क्या दिया, द डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंशिएटेड क्लियरली बाय ऑब्जेक्टिव लेंस कॉल्ड लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन। मतलब कि हर माइक्रोस्कोप की एक क्षमता होती है, तो वो कम से कम दूरी जिससे कि वो अलग अलग करके दिखा सके। लाइक मान लीजिए कि अगर कोई माइक्रोस्कोप है, अगर मान लीजिए कि कोई माइक्रोस्कोप है जो कि एक कम से कम बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनको अलग अलग दिखा सकता है। अगर वो 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रहे, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर इनके बीच की दूरी जो है 0.5 सेंटीमीटर हो तो वो उनको क्लियर करके दिखा नहीं सकता। इसका मतलब कि इसकी जो लिमिटेड इसका है कि इसकी इतनी ही इसकी मैग्निफिकेशन, इतनी इसकी क्षमता है चीज़ों को अलग करके दिखाने की। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर। मतलब कि अगर किसी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, इसका मतलब इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है, और हमारे लिए वही माइक्रोस्कोप अच्छा है जिसकी रेजोल्यूशन पावर्स कम होती है। चीज़ें समझ में आ रही है? कल भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी आप क्या करेंगे कि अभी आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में एंटी, मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं कि जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं इनकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होती है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होती है, और जो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्षमता या चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके दिखाने की क्षमता जिसकी कम होती है, उसमें क्या होता है कि रिजॉल्विंग पावर उनका लो होता है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उनका हाई होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक लास्ट टर्म देख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज़ों को, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अब कि मतलब किस तरीके से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन की बात कब से हो रही थी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्रिक्शन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मल्टीप्लाई द, कुछ भी चीज़ें लिखी हैं, बस नॉर्मल इसका मीन्स क्या है कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, कि जैसे हमने पढ़ा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन 300x थी। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जो एबिलिटी है किसी माइक्रोस्कोप की, चीज़ों को कितना वो टाइम वो बड़ा करके दिखा सकता है। चीज़ें नहीं बड़ी होती हैं, चीज़ों को जो आप देख रहे हैं वो बड़ी होती है। मतलब अगर ये कोई 1 सेंटीमीटर का अगर सेल है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप 300 सेंटीमीटर का देख सकते हैं। अगर किसी माइक्रोस्कोप की क्षमता 300x है, मतलब 300 गुना अगर उसकी मैग्निफिकेशन पावर है, तो आप उसको 300 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला देखें कि मैग्निफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल दैट साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिमा, जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि माइक्रोस्कोप से आपको वो चीज़ें कितनी बड़ी दिख रही हैं और नॉर्मल आइज से वो आपको कितनी बड़ी दिख रही हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको जब आप उसे किसी भी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको वो आपको दिखती है 200 सेंटीमीटर की। अगर आप कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, आपको वस्तु जो है 200 सेंटीमीटर की दिखी, और अगर आप उसे नॉर्मल आइज से देखते हैं तो वो आपको 2 सेंटीमीटर की दिखती है। होता है ना कि आपकी भी तो कोई क्षमता है, उससे आप चीज़ें देखेंगे तो आपको छोटी दिखेंगी, पर दिखेंगी तो अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो जो आपको आई से दिख रहा है, मतलब आपको जो माइक्रोस्कोप से दिख रहा है उसको डिवाइड करेंगे जितना आपको आई से दिख रहा है, तो 200/2 करेंगे तो इस तरीके से 100 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। मतलब कि जिस माइक्रोस्कोप का आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 100 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा कि माइक्रोस्कोप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, मोनोऑकुलर क्या होता है, बायोऑकुलर क्या होता है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा कि लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी क्या है, ये सारी चीज़ें देखी। इसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ जो है कि टर्म्स देखे कि लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, लेंस का क्या इंपॉर्टेंस है किसी माइक्रोस्कोप में। उसके बाद हमने देखा कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे, नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, और क्या करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर देंगे, और अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।